जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर डाउट चैनल में मैं मनीष अग्रवाल आपका फिर से स्वागत करता हूं। बच्चा हम लोग चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कवर कर रहे थे। उसके अंदर मैंने ऑलरेडी आप लोग को 2 पार्ट कवर करके दिया है, जिसके अंदर हमने एटम्स क्या था उसके बारे में जाना, उसके बेसिस क्या है, और लास्ट टॉपिक्स हम लोग कवर किया था जिसे हमने एटॉमिसिटी के बारे में जाना था। ठीक है बच्चा। इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैलेंसी, आपके एक सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपके बुक्स में दिया हुआ है। लेकिन बच्चा जहाँ तक मेरा मानना है कि मैं आपको वैलेंसी तब तक नहीं समझा सकता जब तक मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में ना समझाऊं। क्योंकि जब हम एटम्स के बारे में ही नहीं जानते, हम उसकी बॉन्डिंग्स को कैसे जानेंगे। तो वैलेंसी तो बहुत बाद की बात है। सबसे पहले मैं आपको उसके पहले बहुत सारे फंडामेंटल टर्म्स है, वैसे इलेक्ट्रॉन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, हर एक चीज़ जानेंगे, तब हम लोग वैलेंसी के ऊपर आएंगे। यानी कहीं ना कहीं समझिए 1 या 2 क्लास के बाद ही मैं आपको वैलेंसी कवर कराऊंगा। तो ये आज का जो टॉपिक है ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है सबके लिए, चाहे वो क्लास 8 का हो, चाहे 9th का हो, चाहे 10th का हो। अगर आपने ये सेशन कवर कर लिया ना, तो समझिए कि 1 से 2 सेशन जो हम लोग करेंगे आज और कल, यही आपके पूरे चैप्टर 3 और 4 की जान है। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए शुरू करते हैं। और वैलेंसी को नहीं, सबसे पहले हम लोग आज समझेंगे बेटा एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में। तो एटम्स का स्ट्रक्चर सर क्या बोल रहे हैं? देखिए इन जनरल एटम जो होता है बेटा, ठीक है, वो इस टाइप का स्ट्रक्चर में होता है। इसके ठीक बीचों बीच में क्या होता है बेटा, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ये क्या होता है? न्यूक्लियस, जिसको हिंदी में बोलते हैं नाभिक। इसके अंदर होता है बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है? 2 चीज़ें पाई जाती है, एक प्रोटॉन और दूसरा क्या होता है? न्यूट्रॉन। चूँकि प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है बेटा? पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन का चार्ज होता है चार्जलेस। सर बोलोगे सर न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज होता ही नहीं है। तो मुझे बताओ, जब न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं है तो प्रोटॉन न्यूक्लियस का कौन सा चार्ज होगा? सिंपल सी बात है सर, ये चार्जलेस हो तो पॉजिटिव चार्ज ही होगा ना। इसलिए हम न्यूक्लियस को क्या लिखते हैं? प्लस डिनोट करते हैं। मतलब इसमें हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। अब इसके चारों ओर देखिए क्या होता है ना, ये अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं, क्लास जिसको बोल सकते हो। ठीक है, इस टाइप से, इस टाइप के ऑर्बिट बने होते हैं। ठीक है बेटा। अब ये जो अलग अलग ऑर्बिट होते हैं ना, इसके अंदर होते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन्स। इसके चारों ओर क्या घूमते रहते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं ना, इस टाइप से। सभी के अंदर, इन सब के अंदर क्या होंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन। अब ये मैं काउंट करके नहीं लिख रहा, ऐसे ही रैंडमली लिख रहा हूँ। हम लोग ऐसा नहीं कि ऐसे ही न्यूट्रॉन होते हैं। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ये सभी के ऊपर ये माइनस लिखेंगे हम लोग। ठीक है, यानी कि सेंटर में तो इसको क्या हुआ, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गया, और इसके चारों ओर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन है। इसके चारों ओर क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? हमेशा रिवॉल्व्स करता है, इसके चक्कर लगाता रहता है। किसके? न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता रहेगा एटम्स के अंदर। यानी कि हमने क्या देखा, एटम्स के जो सब एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं उसके बीच में, बिल्कुल बीचों बीच सेंटर्स के अंदर, जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर जो होता है। तो ये जो चारों ओर होता है, ये एक्चुअली क्या होता है? इसको बोलते हैं सेल या क्लास। क्या बोलते हैं बेटा इसको? सेल या क्लास। यानी कि कुछ टर्म्स आने वाले हमारे पास, आई थिंक इतना आपको समझ में आएगा, जिसको बड़े गौर से समझिएगा। ठीक, इसमें ये तो हमारा न्यूक्लियस था। ठीक है, ये 1 2 3 और 4 में जो नंबरिंग कर रहा हूँ, ये जो मैंने नंबरिंग किया ना बेटा, सबसे पहले हमारा एक टर्म आता है सेल। ठीक है, सेल को हम लोग क्लास भी बोलते हैं। तो सर ये सेल या क्लास क्या होता है? सेल मतलब होता है कक्षा, क्लास बिल्कुल आपके क्लासरूम की तरह। आपने स्कूल में हमारा क्लासरूम देखा है ना, तो जैसे आपका क्लास होगा 8 है, 9th है, 10th है, तो उसी को बोलते हैं ना क्लास। उसी तरीके से ये क्लास है। ठीक है, और इसी क्लास के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि अभी इसके अंदर क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या बताया था मैंने अभी कि सर इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या को रखते हैं ना। यानी कि सेल आप क्या सकते हो, इट इज जस्ट लाइक अ, क्या बेटा? इट इज जस्ट लाइक अ क्लास। इट इज जस्ट लाइक अ क्लास। ठीक है, ये बिल्कुल एक क्लास की तरह होता है। इसको स्टैंडर्डली इसको डिनोट करते हैं बेटा, इसको स्टैंडर्ड डिनोट किया गया। इसके लिए एक सबनेम्स है SP कैपिटल, सॉरी इसको एस से नहीं करेंगे बेटा, गलती हो गई। ठीक है, ये जो हमारा क्लास है बेटा, इसको इसके जो फर्स्ट क्लास है, जो मैंने अभी क्या बोला था? सेल। ठीक है,
तो ये जो फर्स्ट सेल है बेटा इसको डिनोट करते हैं के से, सेकेंड को एल से, थर्ड को एम के और फोर्थ को एन से। यानी कि जो सेल आपके सामने कितने हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि 4 ही होते हैं, लेकिन बेसिकली 4 लेके हम लोग चलेंगे, 1 2 3 और 4। 1 को कैसे डिनोट कर रहे हैं बेटा के से, यानी कि जो सबसे पहला सेल है के, सेकेंड सेल को कैसे करेंगे एल से, थर्ड को एम से और फोर्थ को क्या बोलेंगे बेटा एन सेल। तो सेल है क्या, हमने क्या बोला था, सेल इज जस्ट लाइक अ क्लास, जहां पे इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यानी कि आप एक एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं, बिल्कुल आपके स्कूल वाले एग्जांपल से समझते हैं। आप स्कूल में क्लास 9th में हो, ठीक है, तो आपसे कोई पूछता है बेटा आपका स्टैंडर्ड क्या है, बोलते हो सर क्लास 9th में, क्लास 9th में जब बैठेंगे। तो आप मुझे बताओ क्या क्लास 9th में जाते हो तो क्या आप ऐसे ही जाके बैठ जाते हो क्या कहीं भी, नीचे बिछा के जहाँ मन किया वहाँ जाके बैठ गए? बोलोगे नहीं सर, हम लोग जाके बेंचेज पे बैठते हैं। आपके लिए अलग अलग बेंचेज है ना, तो सेम वही चीज़ होती है। ये जो सेल है ना ये एक पूरा क्लास है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली जाके सेल में नहीं बैठता, वो जाके कहाँ बैठता है, तो उसके लिए एक टर्म आएगा बेटा, वो होता है सब सेल। क्या होता है, सब सेल। तो सर अब ये सब सेल क्या है, तो सब सेल वो जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन सही में बैठेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होगा, इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन जहाँ पे क्या होगी, सही में पोजीशन स्टे करेगा यहाँ पे। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि एक सेल के अंदर सब सेल वो जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैठेगा रहेगा। यानी कि जो मैं बता रहा हूँ कि सर इसके अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक्चुअली वो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे सब सेल में, और सब सेल किसके अंदर है, सेल के अंदर, ठीक है। सेल पूरा क्लास, सब सेल उसके सिर्फ, किसको क्या बोला मैंने, बिल्कुल एक बेंच की तरह याद रखिए, जिस तरह आपके क्लासरूम का एक बेंच होता है ना, उसी तरह से सब सेल का एक बेंच है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या है कि हर बेंच की ना अलग अलग क्लास में अलग अलग पोजीशंस होती है। हम इसको आगे अभी कवर करेंगे किस पोजीशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो तीसरा है, तो सबसेल, सेल के लिए ये सिंबल था, सबसेल के लिए भी सिंबल होता है बेटा, ठीक है। ये जो सबसेल है ना इसके लिए भी सिंबल्स होते हैं। तो सर सबसेल के लिए कौन सा सिंबल है, तो सबसेल को डिनोट करने के लिए हमारे पास स्पेशल सिंबल्स है। सबसेल को डिनोट करते हैं बेटा एस, पी, डी और एफ से, ठीक है। कैसे डिनोट करेंगे, एस, पी, डी, एफ, यानी कि जो फर्स्ट सबसेल होगा उसको एस से, सेकेंड को पी से, थर्ड को डी से और फोर्थ को बेटा एफ से। एस, पी, डी, एफ किसका सिंबल है, सबसेल का। के, एल, एम, एन किसका सिंबल है, सबसेल का, ठीक है। और ये जो गोला गोला दिख रहा है ना आपको, इसको बोलते हैं बेटा ऑर्बिट या ऑर्बिटल। ऑर्बिट या ऑर्बिटल क्या है, इट इज जस्ट अ पाथ। जैसे बताओ अगर हम लोग ट्रेवल करते हैं तो हमको एक रास्ते की जरूरत होती है ना, तो उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन जो घूमेगा, रिवॉल्व करता है ना, तो ये आखिर किसी न किसी पाथ पे घूमता होगा ना। तो जिस पाथ पे इलेक्ट्रॉन घूमता है उसी पाथ को क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्बिट। क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। ऑर्बिट या ऑर्बिटल। ऑर्बिट क्या है, इट इज अ पाथ ये वेयर व्हाट, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा, रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो रास्ता क्या है बेटा, ऑर्बिट, उसको ऑर्बिटल भी बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 चीज़ें देखी, सेल, सबसेल और ऑर्बिटल। सेल क्या है, वो क्लास जिसके अंदर सारी कहानी हो रही है। सबसेल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बैठ रहे हैं बिल्कुल बेंच की तरह, और ऑर्बिटल वो एक रास्ता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन यानी कि न्यूट्रॉन के चार्ज क्या है, चार्जलेस। तो इतनी कहानी क्लियर हो गई, ठीक है। हमने अभी बस ये देखा है कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज होता है, ठीक है ना, कैसे अरेंज होता है, ओके। अब हम आगे थोड़ा सा जानते हैं, चलिए। तो हमने अभी तक देखा सेल, सबसेल और ऑर्बिटल। अब हम बात करेंगे बेटा सेल के कैपेसिटी की, यानी कि हम बात करने जा रहे हैं कैपेसिटी ऑफ, सबसे पहले सेल कैपेसिटी की बात करेंगे कि आखिर सेल में, चूंकि हमें ये पता होगा कि इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं एक सेल या क्लास में, तभी तो हम बाकी चीज़ें करेंगे ना। तो देखिए कैपेसिटी निकालने के लिए ना, यानी कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फील करने के लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेल को फील करने के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 2n²। क्या है फॉर्मूला बेटा, 2n², जहाँ पे ये n क्या है, ये n है
n इजकल टू नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। n यहाँ पे क्या है बेटा, नंबर ऑफ सेल्स को, जैसे फर्स्ट एग्जांपल में बताइए सेल हमारे पास 4 थे, 1 2 3 और 4, तो 2n की जगह पे क्या अगर 1 रखिए तो क्या होगा 1 का स्क्वायर, तो क्या होगा 2, सेम एज 2 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 इंटू 4 यानी कि 8, 3 2 इंटू 3 का स्क्वायर 2 इंटू 9 18 एंड 2 इंटू 4 का स्क्वायर 2 इंटू 16 32। तो हमने यहाँ पे क्या देखा बच्चा, देखिए यहाँ पे क्या देखे 2 8 18 और 32, इसका मतलब है कि जो K L M और N की जो कैपेसिटी है, मैक्सिमम कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा उतने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे, तो K में रहेंगे 2, K क्या है बेटा फर्स्ट सेल, L क्या है सेकेंड, और इसके अंदर कितने रहेंगे बेटा 8, इसके अंदर 18 और इसके अंदर 32। ये इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम संख्या है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि एक तरह से ये समझ लीजिए कि जो K क्लास है उस बहुत छोटा क्लास है, उसमें 2 बच्चा से ज़्यादा अटेगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं। L वाला जो सेकेंड वाला क्लास है बेटा उसमें 8 बच्चा रहेगा, M जो थर्ड वाला क्लास है उसमें 18 बच्चा बैठेगा, और फोर्थ जो N वाला क्लास है उसमें 32 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं। अब देखो मैक्सिमम आपके क्लास में अगर मान लो अगर 10 बेंचेज है 40, तो क्या रोज़ 40 बच्चे ही आते हैं क्या, उससे कम भी तो आ सकते हैं ना, यानी कि 2 से कम बैठ सकता है, 8 से कम बैठ सकता है, 8 से ज़्यादा नहीं बैठ सकता। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स है, उससे कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक। तो ये कैपेसिटी थी सेल की, यानी कि एक सेल के अंदर क्या हो गया बेटा, K के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2, इसके अंदर 8, इसके अंदर 18 और इसके अंदर 32। उसी तरीके से सबसेल की भी कैपेसिटी है बच्चा, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम अब सबसेल की बात करते हैं। अगर आप सबसेल की बात करो तो देखो सबसेल की जो संख्या है बेटा, सबसेल हमारे पास क्या है S P D और F। सबसेल की संख्या याद रखिएगा, जो फर्स्ट सबसेल है, फर्स्ट सबसेल उसकी संख्या होती है बेटा 2, यानी कि सेल की संख्या भी 2 है, सबसेल की संख्या भी 2 है। जो P सबसेल है उसमें मैक्सिमम की इसकी संख्या होती है 6, D की 10 और F की 14। ये याद रखिए 2, 6, 10 और 14, यानी कि फर्स्ट सबसेल S के अंदर 2 एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे। P जो बेंच है बेटा, ये हमने क्या बोला था बेंच ना, यानी कि फर्स्ट बेंच पे 2 बच्चे, सेकेंड बेंच पे ज़्यादा से ज़्यादा 6 बच्चे, थर्ड पे 10 और मैक्सिमम F के ऊपर 14 बच्चे, यानी कि F सबसेल के अंदर 14 स्टे करेंगे। और ये सबसेल किसके अंदर है, सेल के अंदर, ठीक है ना। इसीलिए आप देखिए ठीक से यहाँ पे इसी संख्या से ना अब हम लोग K और S में रिलेशन निकालेंगे। कैसे, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि पहली बार है तो आपको दिक्कत होगी, इसलिए मैं आपको हर एक छोटी से छोटी चीज़ बताऊंगा कि कैसे सेल और सबसेल में हम रिलेशन निकालने जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग, मैं इसको क्लियर करूँ। देखिए सेल और सबसेल का रिलेशन, सेल हमारे पास क्या है K L M और N। सबसेल क्या है बेटा, सबसेल है S P D और F। हमने अभी क्या देखा कि K के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, देखो S के अंदर भी 2 रह सकते हैं, अच्छी बात है, चलो बढ़िया है। L के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन P के अंदर कितने हो सकते हैं बेटा 6। M की कैपेसिटी है 18, D की कैपेसिटी है 10 और N की कैपेसिटी है 32, F की कैपेसिटी है 4। अब देखो इन दोनों रिलेशन से हमें ये पता करना है कि आखिर एक सेल के अंदर कितने सबसेल हो सकते हैं। क्योंकि जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा कि एक क्लासरूम में कितने बेंचेज लगे, हम पता कैसे करेंगे टोटल बच्चे कितने बैठेंगे। तो हमें ये दोनों की कैपेसिटी तो पता चल गई, अब हमें ये पता करना है कि बेटा ये K L M N और के अंदर ना कितने सबसेल होंगे, क्योंकि एक सेल के अंदर ही तो सबसेल होगा ना। तो देखो चूंकि यहाँ पे ठीक से आप गौर करिएगा, मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ,
यहाँ पे सबसेल भी 2 और के भी 2, यानी कि सेल भी 2। इसका मतलब है कि सेल और सबसेल की संख्या सेम है। तो मुझे बताओ यहाँ पे कितने नंबर ऑफ होंगे। यानी कि यहाँ पे के अंदर क्लियर दिख रहा है कि एक ही सबसेल हो सकता है, वो है एस। दिख रहा है ना, क्योंकि दोनों की संख्या 2 2 है, सेम संख्या है। तो के अंदर बस एक सबसेल होगा, एस सबसेल। ठीक है, अब मुझे एल के अंदर पता करना है कितने सबसेल होंगे। तो देखो एल की मैक्सिमम संख्या 8 है और यहाँ पे पी की संख्या 5 है। अब एक चीज़ मुझे बताइए कि एल हमारा कौन सा है, सेकेंड सेल, ये वाला। तो जब सेकेंड क्लास में जाएंगे तो हम काउंटिंग फर्स्ट बेंच से शुरू करेंगे कि सेकेंड बेंच से शुरू करेंगे। किसी भी क्लासरूम में जाओगे तो बेटा काउंटिंग हमेशा फर्स्ट बेंच से ही शुरू करोगे ना। तो एक दिमाग में बैठा लीजिए कि कभी भी जब भी से ही आप क्लास बदलेंगे, के बाद एल में जाएंगे, एल के बाद एम में जाएंगे, एम के बाद एन में जाएंगे ना, तो हमेशा काउंटिंग एस सबसेल से ही करनी है आपको, फर्स्ट सबसेल से। यानी कि एल के अंदर भी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, एस सबसेल में। और एस की कैपेसिटी कितनी होती है बेटा, 2। देखो तो एस क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर लिया। उसके बाद वो कहाँ जाएगा, एस के बाद अगले बेंच पे जाएगा ना, यानी कि पी बेंच पे जाएगा। और पी की कैपेसिटी कितनी होती है, 6। तो अगर ये पी को रख ले तो एस का 2 और पी का 6, 2 और 6 दोनों मिला के क्या हो गया, 8 हो गया ना। और एल में 8 ही तो रह सकता है। यानी कि हमने क्या देखा कि के में सिर्फ एक सबसेल था एस, लेकिन जबकि एल के अंदर 2 सबसेल होगा, एस और पी। देख रहे हैं ना स्ट्रेंथ, 2 और 6 8। सेम है देखिए एम के अंदर। एम के अंदर क्या होगा, एम के अंदर ये तीसरा बेंच क्लासरूम है। तो जब तीसरे क्लासरूम में जाएगा तो फिर से पहले बेंच पे जाएगा ना। तो पहला बेंच क्या है, देखो एस, 2 फील हो गया। अब टोटल इलेक्ट्रॉन 18 की कैपेसिटी है उस क्लास की, तो भाई 2 ही तो हुए हैं। और आगे दूसरे बेंच पे जाओ तो दूसरा बेंच पे क्या हो सकता है, पी पे 6, 2 6 के 8, अभी भी 10 की कैपेसिटी बाकी है ना। तो अच्छी बात है कि डी की कैपेसिटी 10 होती है। तो देखिए 10, अब देखिए 2 6 8 और 10 18, और इसकी कैपेसिटी भी कितनी, 18। इसका मतलब है कि इस क्लास में टोटल 3 बेंच आ सकते हैं, है ना। यानी कि इसके अंदर कितने बेंचेज होंगे, यानी कितने सबसेल होंगे, एस, पी और डी। फर्स्ट सेल के अंदर एक एस, दूसरे के अंदर 2 एसपी, तीसरे के अंदर एसपी डी एफ, एस1। अब चौथे का निकालिएगा एन का, तो देखो यहाँ पे आपको भी 4 मिलेगा, एस पी डी और एफ। क्यों, क्योंकि किसी कैपेसिटी थी 2 6 10 और 14। इन सबको टोटल करो तो क्या होगा, 14। यानी कि एन के अंदर 4 सबसेल होंगे, एस पी डी और एफ। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप ये पता कर सकते हो कि किस सेल के अंदर कितने सबसेल रहने वाले हैं, क्योंकि इसी सबसेल के आधार पे आपको लिखना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग अभी देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, तो इस तरीके से हमने कैपेसिटी देखी सेल के, सबसेल की, और हमने ये देखा कि सेल और सबसेल की संख्या के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो क्या समझ में आ रहा है बेटा कि एक सेल के अंदर, फर्स्ट सेल के अंदर एक सबसेल होगा एस, दूसरे के अंदर 2 एस और पी, तीसरे के अंदर एस पी डी और चौथे के अंदर एस पी डी और एफ। कोई दिक्कत? चलिए, तो यहां तक क्लियर हो गया बच्चा, समझ में आ रहा ना कितना इंटरेस्टिंग है। अगर आप एक बार समझ लोगे ना तो मजा आ जाएगा आपको बनाने में। तो बस इसको अच्छे से कवर करिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा आगे। ठीक है, तो हमने अभी सेल में देख ला। अब बेटा हम लोग देखने जा रहे हैं कि इन सब के बीच में एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है, तो इसको बोलते हैं बेटा, चलिए हमें वैलेंसी की बात है ना, ठीक है। तो देखिए अभी तक हमने देख लिया, अब हम देखने जा रहे हैं बेटा ये जो हमारा लास्ट ऑर्बिट है। जैसे मान लो यहाँ पे हमारा ये चौथा ऑर्बिट है, ये लाइन तिरछा हो गया, ठीक से देखिएगा। ये आपका फर्स्ट है, ये सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है। अब देखिए जरूरी नहीं है कि किस हर एलिमेंट्स के लिए 4 ऑर्बिट्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई एलिमेंट है, जैसे मान लो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, हीलियम का 2 होता है। तो बताओ जिसका एलिमेंट में 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या वो चौथे सेल में जाएगा क्या? उसके लिए तो ये फर्स्ट की कैपेसिटी 2 है, यानी फर्स्ट सेल में ही काम चल जाएगा, पहले क्लासरूम में ही चल जाएगा। आखिर जितने बच्चे आएंगे उतने ही बच्चे को आगे ट्रांसफ़र करेंगे ना। एक चीज़ याद रखिएगा कि कभी भी कैपेसिटी आपको सेल वाइज फिल करनी है, यानी कि सबसे पहले जो भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा सबसे पहले आप फर्स्ट सेल को फिल करेंगे, पहले क्लास को भरेंगे। वो क्लास जब पूरी तरीके से भर जाएगा तब अगले क्लास में प्रोसीड करना है, यानी कि सेकेंड में जब वो भरा होगा तब तीसरे में, फिर चौथे में, S1 बढ़ेंगे, यानी कि एटॉमिक नंबर के आधार पर इसको हम फिल करेंगे। ठीक है,
तो जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसके लिए सेल की संख्या भी बड़ी होगी, एटॉमिक नंबर कम होगा तो सेल की संख्या भी कम होगी। समझ रहे हैं ना? तो इस तरीके से फील करना है। तो चाहे जो भी हो, लेकिन जो अंतिम होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 10, तो मुझे बताओ उसके लिए अगर एटम का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसा होगा। तो ये तो आपका न्यूक्लियस होता है। पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 बेटा। तो चलो एक ऑर्बिट हमने बना लिया। और दूसरे में कितने रह सकते हैं? 8 ना 10, यानी कि हमारा 2 ऑर्बिट में ही काम चल जाएगा, 2 क्लासरूम में ही काम चल जाएगा। ये आपका के है और एल है, के में 2 रहेंगे, एल में आपके 8 रहेंगे। तो 2 क्लास में हमको 4 बनाने की क्या ज़रूरत है? तो हमारा सबसे आउटर का क्लास क्या होगा? ये एल। तो जो सबसे आउटर क्लास होता है ना बेटा, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसको क्या बोलते हैं बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? आप सिंपल कहो, आउटर मोस्ट, या ऐसे लिखो, इलेक्ट्रॉन रिसाइड्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट या क्लास। यानी कि जो जितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, सबसे बाहर की कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूमेंगे ना, रहेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो कहीं ना कहीं वैलेंसी को निकलवाएगा। हम लोग वैलेंसी जब रीड करेंगे तो इसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के आधार पर निकालेंगे। बिना वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाले ना हम केमिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ना वैलेंसी निकाल सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल सी बात है, जो एलिमेंट्स आएगा ना उसके लास्ट में देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर क्लास में, और उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या के हम लोग क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इसको मिस नहीं करना है। ठीक है, और इसी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के आधार पे बेटा हम लोग लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशंस। तो कहोगे सर ये आप बार बार कॉन्फ़िगरेशन क्या बोल रहे हैं, आखिर ये कॉन्फ़िगरेशन है क्या? ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कॉन्फ़िगरेशन क्या है। यहाँ पे हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म कवर करेंगे बेटा, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। सर ये क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस मतलब इलेक्ट्रॉन्स का को कॉन्फ़िगर करना। कॉन्फ़िगरेशंस मतलब कॉन्फ़िगर मतलब ठहराव, इलेक्ट्रॉन वर्ड से आया है। मतलब ये समझिए कि जो सेल होते हैं बेटा क्लास में, उसके अंदर सब सेल था, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज होते हैं ना, ये अरेंजमेंट कौन बताता है? कॉन्फ़िगरेशंस। यानी कि आप इन अ सिंपल वे यू कैन से दैट द अरेंजमेंट of electrons in where, कहाँ? in क्या है ये? क्लास या सेल है ना, इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स इस क्लास में कैसे अरेंज है। फर्स्ट क्लास में कैसे रखेगा, सेकेंड में कितने होंगे, थर्ड में कितने होंगे, फोर्थ में कितने होंगे, और किस तरह से, जैसे हम अपने रूम को अरेंज करते हैं ना, तो वहाँ पता नहीं लॉ होगा कि नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे सारे लॉज होते हैं। ऐसा नहीं कि जो इलेक्ट्रॉन को जहाँ मन किया उसी क्लास में जाकर बैठ गए। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो कहीं ना कहीं इस रूल्स के आधार पे होती है, और उसके जो अरेंजमेंट का तरीका है ना, उसी को हम लोग बोलेंगे बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। और ये कहीं ना कहीं सेल और सब सेल के आधार पर ही लिखा जाता है। तो ये चूँकि क्लास 9th में ना CBSE ने इसको थोड़ा सा रिड्यूस किया है, ये बहुत बड़े लेवल पे नहीं दिया है, लेकिन इसको हम लोग दोनों तरीके से सीखेंगे। पहले बेसिक्स तरीका था, जो सिंपल बेसिक सबसे पहला स्टार्टिंग तरीका था इलेक्ट्रॉन को अरेंज करने का, वो था, और उसके बाद देखेंगे इसका स्टैंडर्ड तरीका भी कैसे लिखते हैं इसको। ठीक है, तो पहला तरीका की मतलब क्या कर रहा हूँ मैं जैसे देखिए हम लोग बात कर रहे हैं लिखने की क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की।
तो अभी मैं थोड़ा सा ना मतलब बेसिक्स नंबर के हम लोग सीखेंगे 1 2 3 4 के आधार पे। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि देखिए कॉन्फ़िगरेशंस या लिखने से पहले कोई भी एटम्स, एक्चुअली हमारे पास दो थ्योरी है। एक थ्योरी है डबलेट की, ठीक है, और एक थ्योरी है ऑक्टेट थ्योरी और डबलेट थ्योरी। डबलेट थ्योरी क्या बोलता है कि अगर एटम को स्टेबल होना है, स्टेबल क्यों होना है, देखिए जैसे हम लोग पैसा कमाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं किस लिए, कि अपने आप को एक ना एक लाइफ में स्टेबल कर ले। इसी तरह एटम, हर एलिमेंट चाहता है कि एटम मॉलिक्यूल्स बना के, कंपाउंड बना के किसी तरह अपने आप को स्टेबल करे। तो स्टेबिलिटीज़ के ना दो लॉज दिए गए थे। एक लॉज दिया गया था डबलेट और दूसरा ऑक्टेट। तो डबलेट के अंदर सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम आता है, ठीक है, जो अपने डबलेट पे काम करता है। अदरवाइज सभी ऑक्टेट डबलेट का मतलब होता है बेटा 2, ऑक्टेट का मतलब होता है 8। यानी कि सब लोग चाहते हैं कि सब लोग मतलब एलिमेंट्स की बात हो रही है कि हर एलिमेंट्स एटम चाहता है ना कि मेरे पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहे या डबलेट में 2 रहे। यानी कि अगर उसको स्टेबल होना है, अस्थाई होना है, तो उसको कम से कम 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की नीड होगी, या फिर इसको 2 होगी। लेकिन क्या सबके पास 8 होते हैं क्या? नहीं होते। तो जब नहीं होंगे ना, तो इसी के कारण से वो कहीं ना कहीं बॉन्डिंग बनाएगा जहाँ वैलेंसी की हमको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। यानी कि ओवरऑल क्या है ना, सब अपने आप को करने चाहते हैं स्टेबल, और इसी स्टेबिलिटी में हेल्प करेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इसी के लिए कॉन्फ़िगरेशंस की भी ज़रूरत पड़ती है। तो कैसे लिखना है कॉन्फ़िगरेशंस, इसको आप समझिए। तो चलिए मैं कुछ बेसिक्स एलिमेंट ले रहा हूँ। अभी मैं सिंबल नहीं ले रहा, एलिमेंट्स के नाम से मुझे मतलब नहीं है, बस हम लोग लिखने का तरीका सीखेंगे 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 और 18। देखिए बेटा, अभी बस मैं आपको 18 तक का बता रहा हूँ बेसिक रूल से, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो बेसिक्स रूल्स है ना, ये 18 के आगे सक्सेस नहीं हुआ, बहुत सारी कमियाँ आ गई। और ये रूल टोटली स्टेबल रूल को फॉलो करता है। कैसे? अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास, मैं ऊपर आपको लिख रहा हूँ सेल और सब सेल की संख्या यहाँ पे साइड में, इसको ध्यान से देखिएगा। आपको पता है कैपेसिटी में याद दिला दूँ, के एल एम एन में के एल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे बेटा? 2, एल में 8, एम में 18 और 32। इसी बेसिक्स रूल्स को यहाँ पे फॉलो किया गया। अब देखिए, पहला होता है हाइड्रोजन का एक्सिस। अब मान लीजिए जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ वो कहाँ जाएगा? कहोगे सर पहले क्लास में जाएगा और पहले बेंच पे बैठेगा। तो चूंकि वो तो एक है ही, तो ये कहाँ बैठेगा बेटा? इसमें क्या होगा? सिंपल, तो इसको 1 कौन सा क्लास है? ये कहीं ना कहीं के सब सेल के अंदर ही होगा। यानी कि इसमें सब सेल क्या होगा? एस, और क्लास क्या होगा? के। अब सेकेंड, चूंकि सेकेंड की कैपेसिटी तो मैक्सिमम एक क्लास में 2 बच्चे बैठ सकते हैं, और सब सेल की कैपेसिटी भी 2 है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं क्या होगा बेटा? 2। ये किसके अंदर बैठेगा? ये भी के सब सेल के अंदर, एस सब सेल में ही रहेगा। 3, अब देखो पहले क्लास और सेल की संख्या 2 ही थी, तो पहला फीड हो गया, तो ये तो 2 होगा ही होगा। अब 3 पूरा करने के लिए वो कहाँ जाएगा? दूसरे में ना, पी में जाएगा। यानी कि वो सिंपली क्या लिखेंगे? 2, और एक 3 बचा तो 2 1। सेम एज 4, देखो ये 8 तक सेम चल सकता है, क्योंकि 8 रह सकते हैं पी के अंदर, तो 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 एंड 2 7 2 8। देखिए लास्ट सेकेंड की कैपेसिटी कितनी बेटा? 8, तो 8 तक ही चला। अब ये 8 पूरा हो गया ना, तब कहाँ जाएगा? तीसरे में, तो 2 8 1, फिर से 1 से शुरू होगा ना, सेम एज 2 8 2 2 8 3 2 8 4 2 8 5 2 8 6 2 8 7, ये 6 होगा, एंड 2 8 8। यहाँ तक देखिए, यहाँ तक 2 8 8 तक हमने लिखा। ये कैसे लिखा गया समझ में आ गया? 2, अब 2 के बाद कैपेसिटी एल में जाएगा, तो 1 से शुरू करेगा, कहाँ तक? 8 तक गया। फिर ये 8 पूरा हो गया, तो तीसरे में जाएगा 18, तो फिर से 1 से देखो चल रहा है 1 2 3 4 6 7 8। तो इसमें वैलेंस इस तरीके से, और ये जो हम लोग लिख रहे हैं ना 2 1 2 2 2 3, इसी को बोलते हैं बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, एक बेसिक्स तरीके से। और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा है? देखो आउटर बॉक्स में क्या देखिए, ये 1 2 3, ये 6, ये 7, ये 8, ये सब क्या है बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या।
कितनी आसानी से आप निकाल सकते हो ना। अगर आपसे पूछा जाए इसमें बताओ कि एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एलिमेंट सोडियम का होता है, तो सर बोल दोगे सर आउटर मोस्ट के देखो क्या है 1, तो सर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, शॉर्ट में इसको भी लिखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। सर 13 के अंदर क्या होगा, तो सर 283 यानी कि 3 होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बस आउटर मोस्ट सबसे बाद में देखिए कौन है, और उसके आधार पे आप क्या बता सकते हो बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। इसकी मदद से क्योंकि क्लास 9th में ना 19 से ज़्यादा नहीं पूछा जाता, तो कहीं ना कहीं इस मेथड से भी आप बहुत हद तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल के आगे आपका काम चल जाएगा। लेकिन 9th 10th के बाद आपको कम से कम 30-40 तक का तो करना ही पड़ेगा बेटा। तो ये था एक बेसिक्स तरीका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखने का। अगले क्लास में मैं आपको फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा एक स्टैंडर्ड तरीके से, और एक प्रिंसिपल भी यूज करेंगे, अप बाउ प्रिंसिपल, बट ये अगले क्लास में करेंगे। तब तक जो आज मैंने आपको बताया एटॉमिक स्ट्रक्चर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का बेसिक तरीका, इसको प्रैक्टिस करिए। फिर से बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।